मैं विदा थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्च की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के लिए उनके बच्चों की हायर एजुकेशन और उनका सुनहरा भविष्य काफी मायने रखता है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको एक लक्ष्य के तौर पर देखें और उसके मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति भी अपनाएं। लेकिन जहां तक एजुकेशन खर्च की बात है तो मैं चाहती हूं कि कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए जाएं, ये बताते हुए कि आने वाले वक्त में जो खर्च है ना पढ़ाई लिखाई का, वो कितना भारी पड़ने वाला है। स्क्रीन पर भी हम तमाम आंकड़े फ्लैश करेंगे। आप ये सुनिए, 5 साल के एमबीबीएस के लिए मौजूदा खर्च लगभग हम जानते हैं 50 लाख के आसपास का है। 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, उसमें लगभग 12 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। अब 10 साल के बाद अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करें तो ये जो खर्च है ना वो सीधा 12 लाख से बढ़कर 31 लाख तक पहुंचेगा। 2038 की अगर हम बात करें तो यही जो खर्च है वो बढ़कर 61 लाख हो जाएगा। इतना नहीं, हम बात करते हैं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस का जो कोर्स है उसका 2038 तक का जो खर्च होने वाला है ना, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, लगभग 2.5 करोड़ का है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन, खास तौर से आपके आम इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के जो इन्फ्लेशन या महंगाई दर हम हमेशा आंकते रहते हैं, उसको काउंटिंग करते रहते हैं, घर के बजट को लेकर हमेशा उसमें ऊपर नीचे घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, उससे भी ज्यादा दर से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है आपका एजुकेशन इन्फ्लेशन, जो कि 10 से 12% की दर पर है सालाना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी हायर एजुकेशन या अगर आप उनको विदेश भेजना चाहते हैं तो इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और साथ ही एजुकेशन लोन का फायदा लें। लेकिन कैसे आप सही तरीके से एजुकेशन लोन लेंगे, कैसे सही तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च की प्लानिंग करेंगे, आज मनी मंत्रा पर हमारा फोकस यही होगा। हम आपको गाइड करेंगे इस अहम लक्ष्य के लिए और मेरे साथ इसके लिए अहम मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तेगी और साथ ही फाइनेंस पीरियड के को फाउंडर सीटीओ देवी प्रसाद बरल। आप दोनों का ही स्वागत है। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, मैंने अभी कुछ चुनिंदा कोर्सेज जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है बच्चों का भी और माता पिता का भी, क्योंकि इन स्ट्रीम्स में ज्यादातर अच्छे करियर्स लोगों को लगता है कि बनाए जा सकते हैं। खर्च आज की तारीख से अगर हम देखें आगे 10 साल या 12 साल के बाद तो दोगुना हो जाएगा। कितना जरूरी है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए अभी से, आज से प्लानिंग शुरू करना? कविता, देखिए, जब बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल है। हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स होता है बच्चों की एजुकेशन, हमारी अपनी रिटायरमेंट या आगे जाके अगर कुछ हम एसेट बनाना चाहते हैं तो हम उस गोल की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अहम है। हम उस गोल की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया, कि जो इन्फ्लेशन जो है वो 10 से 12% है, जिसकी कॉस्ट आगे जाके बढ़ने वाली है। और क्योंकि आपको एक बड़ी रकम की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए प्लान करें। प्लानिंग करना तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, बट ऐसे जो गोल्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म वाले गोल्स हैं, जहां पर आपको बड़ी रकम चाहिए, वहां पे ये बहुत ही अहम हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? जैसा मैंने कहा, प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो हो कैसे? हमें पता है कि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें। तो बेस्ट एजुकेशन का मतलब ये है, जैसा आपने बिल्कुल एग्जांपल में सही कहा, कि अगर आपकी लागत आज 50 लाख रुपए है एजुकेशन की, तो वह जाके 17-18 साल में करीब 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख तक जाने वाली है। तो पहली बात तो ये कि आप एक टारगेट लेके चलें, एक समझ के चलें कि जिस तरह की एजुकेशन आप अपने बच्चे को देना चाहेंगे, शायद ये मुश्किल रहेगा उस समय ये डिसाइड करना कि क्या एग्जैक्ट एजुकेशन आप देंगे, लेकिन आपको पता है कि ब्रॉडली कितना खर्चा होता है। इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए, एक टारगेट बनाइए कि कितना टारगेट लगेगा। जैसे हम अगर 50 लाख की बात करें आज और हमें 18 साल के बाद करीब 2.7 करोड़ लगेगा, तो ये फिगर से हम अपने उसके काम करना शुरू करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पे आपको जो रियल रिटर्न है वो पॉजिटिव हो। हमारी जो आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पे आपको जो रियल रिटर्न है वो पॉजिटिव हो। हमारी जो कोशिश ये रहती है कि हम थोड़ा सा इसको बचा के रखें। हमें डर लगता है कि बच्चों की एजुकेशन है, इस पर रिस्क नहीं लेना है, लेकिन हम इन्फ्लेशन का रिस्क भूल जाते हैं। तो अगर हम बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे या इंश्योरेंस कुछ पॉलिसी ले लेंगे ट्रेडिशनल, उससे आपको इस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे आप।
इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर मुझे समझाना है दर्शकों को कि कैसे जो आप चाइल्ड प्लान्स की बात करते हैं या जो बाजार में मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल फंड्स और निवेश के विकल्प मौजूद हैं। ये कितने काम के हैं, ये कितने कारगर हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। मेरे साथ बीच में अब जुड़ गए हैं देवी प्रसाद बरल जी भी। स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तमाम तरह की सर्विसेज और एक तरह से इंस्टीट्यूशंस के जरिए आप कैसे बेहतर तरीके से लोन ले सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज आप किफायती दर पर दिए जा सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म है। मुझे कुछ बताइए कि अब तक जहां तक लोन की डिमांड है, एजुकेशन लोन, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सपने को पूरा करने में काफी हद तक कारगर साबित होता है, माता पिता के लिए बहुत अहम विकल्प भी है ये। किस तरह के लोन्स माता पिता ले रहे थे कोविड के दौरान और मौजूदा स्थिति में क्या हाल है? सर, कोविड के दौरान आई हैव टू स्पीक ऑल इन हिंदी, राइट? जी, ओके। सो कोविड के दौरान हमने देखा है हमारी जो बिजनेस है उसमें काफी कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान काफी कुछ लोगों के जॉब्स चले गए, मतलब जो बहुत कॉमन फैक्टर था इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी। तो हमने तो देखा है कि माता पिताओं ने इवन जो उनके 8-12 एजुकेशन सेगमेंट है, लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल स्पेशली, तो उस केसेस में लोगों ने हमसे लोन लिया है और हमारे जो नंबर्स ऑफ लोन्स इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल जो है, जितने लोन्स हमने लोगों को दिए हैं उनके नंबर में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। तो उसके बाद हमने क्या चालू किया है कि मार्केट में हम ये लोन देने के बाद जबकि हमने स्टार्टिंग हमने ये K-12 सेगमेंट में किया था, लाइक क्लास 1 to क्लास 12, अभी हम लोग हमारा जो मंत्र है इट्स लाइक KG to PG, सो UKG LKG से स्टार्ट करके क्लास 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, ऑल यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एंड अभी हम लोग तो स्टडी अब्रॉड भी कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई अगर अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है, बाकी लोग बैंक मार्केट में बैंक्स भी देते हैं, अदर कंपनीज भी हैं, जैसे HDFC क्रेडिट बहुत रेनॉन्ड कंपनी है, बट उनके साथ साथ अभी हमने भी ये सर्विस चालू किया है। कंपेयर टू अदर कंपनीज, बेसिकली हमारी जो रेट्स है वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है, अफोर्डेबल है। जो विजन फाइनेंस क्लियर की है, मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो विजन के साथ हम लोग बेसिकली ये जो प्रोसेस है लोन गिविंग प्रोसेस, उसको हम फी फाइनेंसिंग बोलते हैं स्पेशली। तो फी फाइनेंसिंग की जो प्रोसेस है वो हमने चालू किया है। बट जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि किस तरह के कस्टमर्स ने हमसे लोन्स लिए हैं, सो कस्टमर्स की जो रेंज है, स्पेक्ट्रम है, वो बहुत वैरिंग है। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो फार्मर हैं, और इंडिया में हम आई थिंक सबसे पहले कंपनी है जिन्होंने, अभी बहुत लोग कर रहे हैं बट एजुकेशन सेगमेंट में हम पहली कंपनी है जिन्होंने विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द पर्सन, दैट मीन्स कोई फार्मर है वो सिर्फ अपने पासबुक में अपने जो जमा पूंजी है वो बेसिकली लेन देन होती है उनकी, ना उन्होंने जिंदगी में कभी कोई क्रेडिट लिया है ना लोन लिया है, तो सिविल में उनका कोई डेटा है नहीं, उनको हम न्यू टू कस्टमर। एक बात पता चलती है कि किसी भी स्ट्राटा से आप आते हो, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका बेहतर भविष्य माता पिता के लिए काफी अहम है। ये एक ऐसा सपना है उनके जीवन का जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की, हेमंत जी, जमा पूंजी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आंकड़े भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं जहां पर हम बता रहे हैं दर्शकों की अगर आपके बच्चे को आपको MBA करवाना है, MBBS करवाना है, इंजीनियरिंग करवानी है, या अगर BCom, BSc, BA ही पढ़ना है, तो आने वाले वक्त में आपका खर्चा कितना होने वाला है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आपको कितना SIP करना होगा हर महीने, अगर आपका बच्चा 5 साल से है और इस उम्र से अगर आप शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो कितनी SIP आपको करनी होगी, 15 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो कितना खर्च तब तक आपको देना पड़ेगा, कितने महंगे हो जाएंगे कोर्सेज। तो ये बात तो एक निश्चित है हेमंत जी के महंगाई होगी, एजुकेशन इन्फ्लेशन भी 10 से 12% की दर तक बढ़ेगा। अब हम आते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको विश्वास रखना चाहिए, किस तरह से आपको लोन लेना चाहिए। लोन के एस्पेक्ट को थोड़ी देर के बाद हम टच करते हैं। रणनीति पर मैं आती हूं, इक्विटी, क्योंकि आपके पास अगर आप सही समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं एकदम योजनाबद्ध तरीके से, ये गोल बनाकर कि हमें अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए फला कॉर्पस इकट्ठा करना है और हमारे पास इतना टाइम होराइजन है, इक्विटी को आप नहीं छोड़ सकते हेमंत जी, क्यों?
देखिए कविता, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि इक्विटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है या और कोई दूसरी ऑप्शन है, वहां पे अगर आपको 6 या 7% का रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा है ना, कि जितना पैसा आपको बनाना चाहिए, जितना आप बनाएंगे उसमें आपका गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, इक्विटी से हम जनरली डरते हैं, हमको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, उसमें रिस्क ना लें। ये बात सही है कि एज एन एसेट क्लास इक्विटी में रिस्क है, लेकिन अगर आप 17-18 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, तो जो वॉलेटिलिटी होती है उसको आप टैकल कर पाते हो, आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। इनफैक्ट एवरेजिंग जो है वो आपके फेवर में काम करता है। तो ये डर हमें निकालना पड़ेगा कि इक्विटी जो है वो रिस्की है, तो रिस्की है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखें, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, तो कोई कारण नहीं है कि आप अगर आप 15, 16, 17 साल की बात करें कि 12, 13, 14, 15% तक आपको रिटर्न मिले। और जब आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं एजुकेशन में 10 से 12%, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी ऑप्शन को देखना है आपकी रिटर्न जो है उस इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। नहीं तो मैं एक एग्जांपल जैसे हमने पहले बात की थी कविता, क्विकली बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए आप 50 लाख की आज आप कॉस्ट देख रहे हैं, 17-18 साल के बाद वो 2.7 बनेगी। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 36,000 इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसी ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिटर्न 7 या 8% है, वो भी मिलना मुश्किल है ट्रेडिशनल में, तब आपको 58,000 इन्वेस्ट करना है। तो आप समझ के चलिए कि जितना कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करके चलना है, एक क्लैरिटी हो कितना पैसा चाहिए, सही एसेट क्लास चुनिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। कोई कारण नहीं है कि आप छोटी छोटी रकम से भी एक बड़ी रकम जो आपको इतने इंपॉर्टेंट गोल के लिए चाहिए वो ना बना पाए। पर एक और चीज हो जाती है हेमंत जी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य का सवाल है, तो माता पिता बहुत रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमें ये समझाना होगा कि अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को कंसिडर करते हैं तो आपकी रिस्क कम हो जाती है, साथ ही कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। और कंजर्वेटिव एस्पेक्ट से अगर आप या इसको पकड़कर निवेश करेंगे, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट ही कर लेंगे, तो आपका जो कॉर्पस है और खासतौर से महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन महंगाई की, उसको आप मात नहीं दे पाएंगे। हेमंत जी जी बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप सेफ्टी को ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस देते हो, जो सही है मैं मान सकता हूं क्योंकि कोई गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि जो दूसरा रिस्क है इन्फ्लेशन का, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो अगर आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करोगे 6 या 7% पे, जबकि आपको बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो जब तक आप उस समय तक पहुंचेंगे जब आपको पैसे की जरूरत है, आप देखेंगे कि बहुत बड़ा गैप होगा। तो इन एनी केस आप अपने जो इतने इंपॉर्टेंट गोल में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम आज से ये समझ लें कि इक्विटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिस्की जरूर है, लेकिन उसको रिस्क को कम करने का स्पेशली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप डाइवर्सिफाइड व्हीकल चुनिए, सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, जितने भी रिस्क हैं इक्विटी के वो कम हो जाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा हमें माइंडसेट अपना चेंज करना है एज ए पेरेंट, और ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। तो सही एसेट क्लास को चुनिए, सही तरीके से प्लान कीजिए, और आप डेफिनेटली जो भी कॉर्पस आप बनाना चाहते हो वो आप बना पाएंगे। मुझे यहाँ पर आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव ज्यादा होता है इक्विटी के मुकाबले, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं बिकॉज वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं जिनकी इमोशनल अपील बहुत ज्यादा होती है। और खासतौर से चाइल्ड प्लान के नाम से अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आए, तो अगर आप भले ही खरीदने का मन ना बनाए, पहले कम से कम देखना तो उसको चाहेंगे ही। इंश्योरेंस की बात होगी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अच्छा बच्चे के लिए कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 15-20 साल के बाद पढ़ाई लिखाई का खर्च जमीन को या घर को बेचकर जो है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को क्यों कंसिडर नहीं करना चाहिए हेमंत जी? देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है आप सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी। मान लीजिए आपका टाइम हॉराइजन 15 से 18 साल है, आपने लैंड खरीद ली या घर खरीद लिया, हमें पता है कि रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है, बट अगेन हमने देखा है कि ऐसे पीरियड्स रहते हैं जबकि रियल एस्टेट में आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलता। दूसरी बात, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए लिक्विडिटी। जो आपने घर बनाया, जहां पे आपने लैंड ली, 15 साल के बाद हो सकता है उसकी उतनी डिमांड ना हो, आपको पैसा चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4-5 ईयर्स, वो लिक्विडिटी एक बड़ा इशू है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जो पहली बात तो ये कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे आपको पैसा लगेगा, तो उसके लिए लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे आपने चाइल्ड प्लान्स की बात की,
बिल्कुल सही बात है कि उसकी इमोशनल अपील है, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि उसमें मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि इतना एक गारंटेड रिटर्न मिल रहा है तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, बट हमें ये देखना है कि वो गारंटेड रिटर्न जो है वो हमारा जो गोल है वहां तक हमको लेके जा रहा है कि नहीं। ट्रेडिशनली आप देखिए, जब भी किसी भी आप प्लान को देखेंगे उसमें आपको 6 या 7% का रिटर्न मिलेगा, अनलेस आप किसी मार्केटिंग प्रोडक्ट में जाएं। वहां से भी मुझे लगता है कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या हम ऑप्शंस की बात करें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है म्यूचुअल फंड जो है वो डेफिनेटली एक ऑप्शन है। यानी इक्विटी में 2 तरीके हैं, या तो आप स्टॉक मार्केट में जाएं, वो हो सकता है आप शायद उससे कंफर्टेबल ना हो तो किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, जहां पे आपको ओपन एंडेड फंड्स हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपको कभी चेंज करना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए 18 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, तो तभी से आप धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको अपने एसेट एलोकेशन पे उस समय पे ध्यान देना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर जो हम चार्ट भी पेश कर रहे हैं, जहां पर हम बता रहे हैं कि MBA, MBBS, इंजीनियरिंग, बीकॉम, BSc, BA का कितना खर्च होगा, तो अगर आपका बच्चा 10 साल का है और अगर आप लगभग निवेश की अवधि 12 साल पकड़कर चलें, तो MBA का जो खर्च है उसके लिए आपको हर महीना 37,000 रुपए की SIP करनी होगी। MBBS की जहां तक बात है तो यही जो खर्चा है वो 87,000 पहुंच जाएगा, यानी आपको हर महीना इतना निवेश करना होगा। इंजीनियरिंग के लिए आपको 29,000 रुपए करने होंगे हर महीना SIP, और बीकॉम, BSc, BA का जो खर्च है वो तकरीबन 29 लाख तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हर महीना 20,000 रुपए जो है वो SIP करनी होगी। तो अब एक बात तो तय है कि कोर्सेज या जितनी भी पढ़ाई की जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, भले ही आप विदेश भी जाना चाहें, अपने बच्चों को भेजना चाहें, जिस पर हम आगे चलकर आएंगे, आपको निवेश की सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। किस तरह के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए वो हम आगे चलकर बात करेंगे हेमंत जी से। लेकिन देवी प्रसाद जी मुझे बताइए, क्योंकि विदेशों में बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने का रुझान ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि ये चलन अब तूल भी पकड़ रहा है, वहां को लेकर किस तरह से लोन की पूरी प्रक्रिया होती है? मैं जनरली पूछ रही हूं बैंकों के लिहाज से किस तरह से लोन दिया जाता है अगर आपको अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना हो तो? प्रोसेस जो है उनका तो सिंपल है। आइडियली आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोन लेते हैं, मतलब इंडियन पेरेंट्स लोन लेते हैं और वहां पे बच्चों के बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं। और बेसिकली बैंक जो होते हैं, डिपेंड करता है कि आप डिसबर्समेंट कैसे करना चाहते हो। अभी तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप US या UK या कनाडा अगर गए नहीं जाने वाले हो, जाने से पहले ही हम आपका बैंक अकाउंट खोल के दे देंगे। तो कंट्रीज हैज ओपन अप, एंड स्पेशली अगर आप देखोगे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया से अभी ज्यादा जो रुझान है लोगों की वो कनाडा की तरफ है, जो जहां पे नंबर्स ज्यादा हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो हमारे बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं, पार्टनरशिप्स में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस चैनल पे, बट ऐसे कंपनीज हैं जो दे आर डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं कनाडा में, एंड ऑलमोस्ट 30% मार्केट उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो आजकल तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आज की तारीख अगर आप लेंगे तो बच्चों का बैंक अकाउंट पहले ही खुल जाता है और वहां पे सीधा ट्रांसफर होता है जो डेली के एक्सपेंसेस टाइप्स होते हैं। बाकी जो इस प्रोसेस में जो स्कूल की या कॉलेजेस की फी फाइनेंसिंग की प्रोसेस है, उसमें बड़ा कंपोनेंट जो है कि आपके जो पैसे जाते हैं वो स्कूल और इंस्टीट्यूशन के खाते में डायरेक्ट जाते हैं। मतलब आपने 20 लाख का लोन लिया है जी, और अगर कॉलेज का फीस लेट से 12 लाख के आसपास है तो 12 लाख आपके सीधा इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में जाएंगे रादर देन द स्टूडेंट्स अकाउंट, राइट? वो प्रोसेस तो वही है, सिंपल। हेमंत जी मुझे बताइए कि किस तरह से लोन लेने से पहले आपको होमवर्क करना होगा। बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, पोर्टल्स हैं जहां पर आप एजुकेशन लोन को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तमाम बैंकों से और NBFC से आपको जो लोन मिल सकता है उसकी दरें हमने बताई हैं दर्शकों को फिलहाल, लेकिन कहां से लोन लेना चाहिए और क्या क्या होमवर्क आपको लोन लेने से पहले करना चाहिए और अदायगी इसकी कैसी होगी, इसको जरा समझा दें। आई थिंक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखना है कि आपको कितना लोन लगेगा, वो देखना है आपको। फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है कि किस तरह की इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, किस तरह की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, किस तरह का मॉरेटोरियम है, क्या टेन्योर है लोन का। आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें एजुकेशन लोन लेने से पहले या किसी भी लोन लेने से पहले ये देखना है। स्पेसिफिकली यहाँ पे एजुकेशन लोन में जैसे मैंने कहा, मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो कितना है, किस तरीके से वो होगा, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है आपको। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर बाहर पढ़ने गए,
उसके दौरान आपने अपना अगर कॉलेज चेंज करना है तो उसमें जहां बैंक से आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लोन ले रहे हैं उनकी वहां पे उसके बारे में क्या सोच है या वो किस तरीके से आपको वो हैंडल करने देंगे। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो लोन लेने से पहले आपको जल्दी में कहीं से भी आपको देख के लोन नहीं लेना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा ये देखना है कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफकोर्स ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको देखना है। अगर विदेश में भेजना हो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए, तो आप विदेश भेज रहे हैं, यहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन और वहां पर बच्चा पढ़ेगा, उसका रहन सहन, खाना पीना, जितने भी समय तक वहां पर रहेगा तो आपको बच्चे को भी फंड करना होगा। तो ये सब खर्चे भी तो एड ऑन होंगे ना। एक तो एजुकेशन का खर्चा होगा जिसके लिए आप कोर्स का खर्चा देखेंगे, उसके लिए आप निवेश करेंगे, लेकिन साथ ही बच्चा जब वहां पर रहेगा तो उसका अलग खर्चा होगा जो कि आपको बच्चे को देना होगा। इन सब के लिए भी क्या निवेश स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अगर हम निवेश की बात करें, जैसे जब मैंने पहले बात की थी कि आपको ये देखना है कि कितना खर्चा आएगा, तो मैं खाली ट्यूशन फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना पड़ेगा कि किस तरह के एक्सपेंसेस होंगे। स्पेशली जैसा आपने कहा, अगर आप कंट्री से बाहर अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे, वहां पे जो एजुकेशन कॉस्ट है वो हमारे देश से थोड़ा ज्यादा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं अपने देश के बाहर, तो जैसे हमने यहाँ पे एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात की 10 से 12%, अगर मैं पिछले 20 साल का अगर एक एवरेज देखूं यूएस के अंदर तो करीब 4.5% के करीब इन्फ्लेशन है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो करेंसी रिस्क जो है, रुपी जो डेप्रिसिएट होता है वो अगर मैं पकड़ लूं तो फिर से वो करीब 9.5-10% तक पहुंच जाता है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है, मे बी उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो करेंसी डेप्रिसिएशन है उसको टैकल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप यूएस डॉलर्स में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, यूएस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या होगा कि जो एटलीस्ट रुपी डेप्रिसिएशन का जो बोझा आपके ऊपर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो कहीं आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है हमारे देश के मुकाबले में कम होगी ऑफकोर्स, लेकिन वहां पे जैसे मैंने कहा एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बट एज ए स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अगर आपका इंटेंट ये है कि अपने बच्चे को आप देश से बाहर भेजना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को अपने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर विस्तार से मुझे आपसे फंड्स के नाम चाहिए होंगे जो हम बताएंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले हेमंत जी मुझे ये बताएं कि कैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जो ट्यूशन फीस में पैसे डालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और अगर आप लोन लेते हैं तो उसका भी क्या टैक्स बेनिफिट है? देखिए, अगर हम लोन की बात करें तो सेक्शन 80E में आपको जो भी इंटरेस्ट आप जो देते हैं लोन के ऊपर वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और ये आपको 8 साल के पीरियड तक मिलता है। तो मान लीजिए जिस साल आपने शुरू किया उससे 8 साल या उससे पहले अगर आपने लोन को पूरा रीपे कर दिया, तो जो भी दोनों में से जल्दी होगा उस पीरियड के लिए आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा बेनिफिट है, और जहां तक कौन बेनिफिट लेगा वो डिपेंड करता है कौन उसको रीपे कर रहा है। पेरेंट भी ले सकते हैं, स्टूडेंट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कमाई करना शुरू किया, उन्होंने इनकम करना शुरू किया, तो जो भी रीपे करेगा वो इस इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपके इनकम में से रिड्यूस हो जाएगा। तो एक मुझे लगता है काफी अच्छा बेनिफिट है, उसको समझना चाहिए, और उसको जो पूरा फायदा जो है जो भी जब आप लोन लेते हैं वो डेफिनेटली उसको लेने की जरूरत है। ट्यूशन फी का जहां तक सवाल है वो बेसिकली कवर होता है 80C के अंदर, जिसमें 1,50,000 की जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर होगा। पर जो इंटरेस्ट जो है, जैसा मैंने कहा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 8 साल तक आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। कि अब क्योंकि आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, इन लोन की अदायगी क्या बच्चे खुद कर सकते हैं? जैसे कि कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद नौकरी लगती है, तो बच्चों को नौकरी लगने के बाद इसकी अदायगी, रीपेमेंट शुरू हो जाएगी, या माता पिता भी लोन चुका सकते हैं? नहीं, आई थिंक दोनों में से कोई भी चुका सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक मोरेटोरियम मिलता है वहां पे, उस पीरियड में आपको लोन रिपे नहीं करना है या इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो उसके बाद मान लीजिए 1 साल का समय मिला आपको जॉब मिलने के बाद या एजुकेशन खत्म होने के बाद, दोनों में से जो भी जल्दी हो वो इस तरह से आपको मोरेटोरियम मिलता है। उसके बाद जब आप पे करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली अगर आप बच्चा की जॉब लग गई है तो वो पे कर सकते हैं, या पेरेंट्स चाहे तो वो भी पे कर सकते हैं। वो डेफिनेटली फैमिली में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उसकी रिपेमेंट हो। 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, और ये समय मैंने रखा था खासतौर से फंड्स के नामों के लिए जो आप हमें रेकमेंड करेंगे। बताएं किस तरह के फंड्स को हेमंत जी पोर्टफोलियो में शामिल करें ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो सपना है माता पिता का वो पूरा हो सके।
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्विटी में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो मैं ये चाहूंगा कि फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं या जो मल्टी कैप फंड्स हैं, उस तरह के फंड में आप लीजिए, क्योंकि मार्केट में तीनों सेगमेंट की इंपॉर्टेंस है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसमें कुछ एक फंड मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आप यूटीआई का फ्लेक्सी कैप दे सकते हैं, एक्सिस का फोकस फंड है, या अगर आप कुछ हिस्सा बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ, तो कोटक पायनियर फंड है। तो इस तरह के जो फंड्स हैं, मुझे लगता है जो डाइवर्सिफाइड फंड है, इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपको तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का मौका दें। और अगर आप इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके पास फंड ऑफ फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। चलिए, तो आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य का जो सपना है उसे आप साकार कर सकते हैं, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसका संज्ञान आप अभी लें, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च आप कैसे प्लान करें, उसके निवेश स्ट्रैटेजी को आप कैसे प्लान करें, इसकी तमाम बारीकियां हमने आपको समझा दी है। बस अब वक्त आ गया है कि इस गोल को आप तय करें, निर्धारित करें और इसकी स्ट्रैटेजी पर अमल करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, देव प्रसाद जी आपका, समय निकालकर दर्शकों को गाइड करने के लिए। और मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए निवेश की एबीसीडी। नमस्कार।